नमस्कार दोस्तों। मैं एक कार्टून देख रहा था। उसमें एक हसीन सी महिला जो क्रूर भी है, वो कहती है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और जो दूसरा एक व्यक्ति होता है, बड़ा भोला सा लगता है, लेकिन उसके दिमाग में तमाम सवाल हैं। वो कहता है मैं बर्बाद होना चाहता। जो महिला है वो कीचड़ से निकली है, कमल की तरह खिली हुई है और उसमें साजिश करता बैठा हुआ है, जिसे कुछ लोग भाजपा भी कहते हैं। और वो सरल से हृदय का व्यक्ति, सामान्य सा भोला सा दिखने वाला वो व्यक्ति वास्तव में जो मानसिक रूप से विकृत हो रहा है, वो बर्बाद होना चाहता है, वो जनता है। ये जब हम देखते हैं तो हमें तमाम सारी चीजें आती हैं कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर दलितों के ऊपर पिछले सालों में जो 9 साल हैं, इन 9 साल में इतने ज्यादा 9.5 साल में अत्याचार हुए हैं, दलितों पर हमले हुए हैं और न जाने कितनी चीज। इसी तरीके से आदिवासियों पर हमले हुए, आदिवासियों पर तमाम तरह के अत्याचार हुए, उन पर पेशाब तक किया गया। और इसी तरह दलितों पे हुआ, उन पर पेशाब किया गया, उनके बाल छील दिए गए और न जाने क्या क्या हुआ है। उनकी बेटियों से रेप हुए और घटनाएं, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, जल जमीन जंगल छीन लिया गया आदिवासियों से, और चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ सौंपा जा रहा है। उसके बाद आदिवासियों के वोट, दलितों के वोट क्या भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या जाते दिखते हैं? तो निश्चित रूप से लगता है कि 50% तो उनको जा रहे हैं, यानी 50% लोग अभी भी इस स्थिति में। और यह स्थिति है जब पिछले 9.5 साल में इन पर जो अत्याचार बढ़े हैं वो 45 से 50% बढ़े। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार के एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है। यानी हिंदुस्तान में दलित, आदिवासी, पिछड़े ये सुरक्षित हैं ही नहीं, इतने उन पे अपराध बढ़े। और ये अपराध सिर्फ इन्हीं पे नहीं बढ़े, महिलाओं पर भी बढ़े। महिलाओं की स्थिति दयनीय हुई है। चंद महिलाओं की बात छोड़ दें, तमाम पूंजीपतियों के घर की महिलाओं की बात छोड़ दें, तमाम अपर मिडिल क्लास के महिलाओं की बात छोड़ दें, तो बाकी की हालत तो बिल्कुल दयनीय है। उनके साथ क्या नहीं हो रहा है। बावजूद इसके क्या वो वोट भाजपा को दे रहे हैं? जब हम ये सवाल करते हैं तो उसमें आता है हाँ, ऐसी 70% महिलाएं भाजपा को वोट देती हैं, जो शराब भी पीती हैं, जो मीट मछली और सारी चीजें जो भी मांस तमाम तरह के आते हैं वो खाती हैं, और तमाम तरह की और जीवन के राग में जीती हैं। तो उसमें बुराई क्या है? खाना पीना उनका हक है, खाएं पिए। लेकिन समस्या तब होती है जब वो दूसरों को भारतीय संस्कृति, भारतीयता और तमाम चीजों का ज्ञान देती और बताती हैं कि किस तरीके से यह पूरा जो है भारतीयता का को खत्म किया जा रहा है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और इस सबको खत्म किया जा रहा है। और ये बातें वो इंग्लिश में करती। तो कमोबेश ये हालात, और जब ये हालात हो तो निश्चित रूप से चर्चा करना बनता है। ऐसी स्थिति में जब तमाम विद्वत्ता वाली पुस्तकों को पढ़ने की उन्हें सलाह दी जाती है, तमाम और चीजें दी जाती है जो वो सवाल उठाती हैं कि आखिर नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, पटेल ने क्या किया और न जाने क्या क्या। पटेल पर तो ज्यादा नहीं उठाते हैं क्योंकि पटेल को वो अपने खांचे में खींचना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस के पास, भाजपा के पास एक भी सिंगल चेहरा नहीं है जिसने देश की आजादी में योगदान दिया हो या जो मौका परस्त मलाई खाने वाला न रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि हालात बद से बदतर है।
और जब ये हालात हो तो निश्चित रूप से लगता है कि कौन सी गणित तय कर रहे हैं और किस गणित से जीत रहे हैं। कुछ हमारे मित्र कहते हैं ईवीएम इन्हें चुनाव जिता रही है। मैं हालांकि इससे बहुत मुतमईन नहीं हूं, लेकिन फिर भी जब वो कहते हैं तो मुझे लगता है कि शंका का समाधान होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं निजी तौर पर इससे सहमत नहीं हूं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ है। लेकिन ठीक है, लोगों के सवाल हैं, क्योंकि मेरे पास में इसके बहुत सारे निजी उदाहरण मौजूद हैं और तमाम सारे जो इसके जिम्मेदार लोग हैं वो उनसे मैं कंसर्न हूं, तो मुझे पता है, उसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मुझे नहीं लगा। लेकिन ठीक है, मुझसे ज्यादा विद्वान होंगे, वो ज्यादा अच्छा समझते हैं, टेक्नोलॉजी को मैं उतना नहीं समझता हूं, तो ये भी हो सकता है। तो ये मेरी फिलॉसफी और इकोनॉमी और हिस्ट्री पे जो मेरी अपनी समझ है उसको लेके मैं बात करता हूं और उसी पे आता हूं। जिस तरीके से अत्याचार बढ़े, जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो आप समझिए ऐसे में आता है एक सबसे बड़ी चीज है, नफरती घटनाएं हिंदुस्तान के अंदर 8 गुना बढ़ गई हैं सिर्फ चंद 7 सालों में। 8 गुना, यानी 2014 के बाद इस देश के अंदर नफरती घटनाएं, नफरती बोल, नफरती भाषण, ये सब कुछ बढ़ गया है। क्यों? अचानक क्या हो गया? मिले सुर मेरा तुम्हारा, बने हमारा। हम तो इस संस्कृति के लोग थे, और जब इस संस्कृति के लोग थे तो ये कैसे हो गया? क्योंकि नफरत का इंजेक्शन आपको लगाया गया है। आपको हिंदू मुस्लिम का इंजेक्शन लगाया गया, आपको हिंदू सिख का इंजेक्शन लगाया गया है, आपको हिंदू ईसाई का इंजेक्शन लगाया गया है, और इस तरह से आपको लड़ाया जाता है, आपको बर्बाद किया जाता है, आपको जातिवाद का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। मैं जिन दिनों पढ़ा करता था तो हम लोग चर्चा किया करते थे, एक समय आएगा जब ये जाति धर्म की प्रथा खत्म होगी, हम लोग एक समग्र समाज में जिएंगे जिसमें क्लासेस होंगे और उन क्लासेस के हिसाब से तय होगा। और मैंने देखी बहुत सारी शादियां। भारतीय जनता पार्टी में ही आजकल एक नेता बन गए हैं, पहले पुलिस ऑफिसर थे और उस समय तत्कालीन डीजीपी थे यूपी के, श्री राम अरुण, उनका बेटा असीम अरुण, वो आईपीएस हुआ। एक और ब्राह्मण पुलिस ऑफिसर थे, उनकी बेटी हुई, और उन दोनों बेटी, मतलब एक ब्राह्मण एक दलित, तो उसने शादी की, विवाह किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी जो पत्नी थी वो ब्राह्मण थी। तो इस तरह के से ब्राह्मण ने क्षत्रिय से किया, क्षत्रिय ने ब्राह्मण से किया, उसने उससे किया, मुस्लिम से किया। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी मुस्लिम है, और वो इतना अच्छा और इतना प्यारा उनका संबंध है कि कुछ कहना नहीं। इसी तरीके से मेरे एक साथी पत्रकार थे मुस्लिम, उनकी पत्नी हिंदू थी, और उनका तो निधन हो गया, लेकिन उनकी पत्नी आज भी उसी तरीके से। तो एक घर में अपना दोनों लोग खुशी से रहते थे, अपने अपने ढंग से करते थे, एक अपनी पूजा करते, जैसे अकबर के घर में जोधाबाई श्री कृष्ण को पूजती थी और वो अल्लाह को और उसको करते थे। तो इसमें बुराई नहीं है, हमारे यहाँ की संस्कृति है। और जिसे मैं, आप इसको एक उदाहरण देता हूं, एक इतिहास देखिए। अयोध्या में जहां पर राम मंदिर को लेकर के इतना विवाद खड़ा किया गया, सब कुछ किया गया, उसके तथ्यों में आया, अदालत की जांच में आया, सब कुछ में आया, परीक्षण में, कि साहब अकबर कभी भी जीवन में, या अकबर का कोई अपना खास कारिंदा कभी भी अयोध्या गया ही नहीं। तो फिर भैया मस्जिद कैसे तोड़ेगा या मंदिर कैसे तोड़ेगा? ना उसने मंदिर तोड़ा, ना कोई मस्जिद बनवाई। वहां जो मस्जिद बनी थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, एक ब्राह्मण महिला थी, विधवा थी, उन्होंने अपने सारे पैसों से एक समग्र उसका वो किया, एक बाबरी, उनका नाम, चूंकि बाबरी ब्राह्मणी थी जो जिनका नाम था, तो उन्होंने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद था, एक मंदिर बनवाया जिसे राम मंदिर कहते। और उसके बाद में साहब विवाद कहां से कहां ले जाया गया। उनका यह था कि दोनों धर्मों की अपनी रहे। मुस्लिमों ने वहां इसलिए नमाज नहीं पढ़ी कि अरे ये तो इस तरीके से ही है,
हिंदू वहां के नहीं, ये तो हमारे राम यहाँ जन्मे थे, जैसे कि राम के समय में, जन्म के समय में वहां सीसीटीवी कैमरा लगा रहा हो, देख रहे हो। बड़ी अजीब सी स्थितियां हैं। ठीक है, मान्यता है आपकी, उसको करिए, मैं नहीं कहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुए आपको 60 एकड़ जमीन दी गई थी इस मंदिर को बनाने के लिए, और सारी चीजें अधिग्रहित की गई थी और सब कुछ था कि ठीक है बनाइए उसके साथ में, लेकिन मस्जिद को तोड़ने की जरूरत क्यों? जो आपका क्षेत्र है आप बना लीजिए, उनका है उन्हें बना लेने, कोई मतलब नहीं। लेकिन चलिए, अब जो हो चुका है उसको तो बदल नहीं सकते। तो नफरत का ये खेल, और इसी नफरत में जूझते हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पांव के भुनगे नहीं हो सकते, या उनकी पूरी पार्टी नहीं हो सकती है, तो उनको सबसे ज्यादा जिससे नफरत है उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आज के दौर में यदि उन्हें सबसे ज्यादा किसी से नफरत है तो वो राहुल गांधी से। यही भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को और उनके पूरे उसको कुनबे को ये समस्या है कि उन्हें नफरत ही नहीं दोनों से, गांधी परिवार से और उनसे। क्योंकि उन्हें पता है कि यदि कोई भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को खत्म कर सकता है तो वो गांधी परिवार है। इसलिए वो उस पर हमला करते हैं। नेहरू परिवार है, उस पर हमला करते हैं, और इसीलिए नेहरू से अपनी तमाम तुलनाएं करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों को झूठ बोलते हैं। कहते हैं पीओ को उन्होंने अलग कर दिया। साहब, जब वो हिंदुस्तान का हिस्सा था ही नहीं, जब पीओ के बन चुका था, तो वो उस इंडिया का, स्वतंत्र भारत के वो हिस्सा ही नहीं बना था तब तक तो वो अलग राज्य था। और उस समय आप सोचिए ना, आरएसएस के लोग पीओके के पक्ष में थे, वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने। और आज कहते हैं एक राष्ट्र एक विधान और न जाने क्या क्या। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय सदन में मंत्री थे, क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया था, क्यों नहीं कुछ कहा था? तो झूठ बोलना, नफरत फैलाना, इसके लिए पूरा किया होता है। इस देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उसके आंकड़े बताते हैं क्या हालत है। महंगाई लगातार बढ़ रही, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आपने देखा कैसे महंगाई का असर बढ़ने लगा है। और सरकार ने माना है, संसद में माना कि 56% महंगाई बढ़ गई है। 56%। और कितने दिन में? कोई ज्यादा दिन में नहीं। तो आप सोचिए, 5 साल में 56% महंगाई बढ़ जाती है, और उसके बाद आप कहेंगे कि कुछ नहीं। उस सापेक्ष में क्या आपके वेतन बढ़े, आपकी आमदनी बढ़ी है, कुछ बढ़ा है? भारत के रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, और वो कमजोर होता चला जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। ये बात हमारी वित्त मंत्री सीतारमण भी कहती हैं। इसके बाद आप देखिए, जिस तरीके से भुखमरी की स्थिति है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो सबको ही जानता है। पूरे दुनिया में भुखमरे राष्ट्रों में हम सबसे शानदार स्थिति में शुमार हैं। यहाँ सबसे बड़े भुखमरे हैं हम, तो ताज इसका पहन रहे हैं। इसके बाद रोजगार मिल नहीं रहा है, भुखमरी हमारे यहाँ है। और स्थिति है, बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी हो गई। इस शिक्षा का स्तर देखेंगे, अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी फीस में 40% से अधिक की वृद्धि कर दी। अब आप सोचिए, तो इस तरह के हालात हैं रोज बरोज। मुझे याद है, मैंने जब 12वीं किया था तो मेरी फीस होती थी 7 रुपए महीने, और उस समय मैं शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था, और वो गवर्नमेंट का स्कूल था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। वहां एडमिशन के लिए लोग परेशान होते थे। और आज स्थिति क्या है? उसी में मैं अभी बीते दिनों गया कि मैंने कहा चलो अपना कॉलेज देख के आए, और जब मैंने वो देखा तो साहब मुझे शर्माई की। इसे मैं बताऊं, इसकी मैं फोटो डालूं सोशल मीडिया पे कि हाँ मैं आज अपने पुराने कॉलेज में आया, देख के मुझे तकलीफ हुई, दर्द हुआ। मैंने वहां बात की क्यों ना इसको ये किया जाए। मैं अपने साथ के कुछ छात्रों से बात करी कि हम लोग कुछ पैसा लगा करके इसे बनाए। आप सोचिए, ये हालत आ गई। पंडित नेहरू ने इस देश को भुखमरी से निकालकर इस हालत में लाके खड़ा किया कि खुद भी खाता था और दुनिया को हम अनाज निर्यात करने लगे थे। आज स्थिति क्या है? आज हालात ये हो गए हैं, अभी भारत सरकार ने आदेश जारी किया कि अब हम गेहूं आयात करेंगे,
यानी फिर हम उस स्थिति में आ गए जो 1947 में थी कि साहब हम भुखमरे थे, हमारे पास में खाने को अनाज नहीं था, हम अमेरिका से सड़ा अनाज खरीदते थे, उससे हम आयात करके किस तरह से अपने लोगों का पेट भरते थे। और पंडित नेहरू की कोशिशों में, और ये कोशिशें तब हुई जब इस देश के अंदर कुछ नहीं था, तभी राहुल गांधी कहते हैं मूल मुद्दे पे लौटी, मूल मुद्दे पे आई। इसीलिए नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को, उनकी पार्टी को, सबको राहुल गांधी से नफरत होती है, क्योंकि राहुल गांधी बताते हैं कि कैसे कैसे आपने इकोनॉमिक्स गिरा है। मैं देख रहा था एक कि जनवरी महीने के लास्ट में 2020 में राहुल गांधी ने ट्वीट करके बता दिया था कि साहब कोरोना का संकट यूं आके खड़ा हो रहा है, आप इससे बचाव के उपाय शुरू कर दीजिए। फिर उन्होंने फरवरी के फर्स्ट वीक में कई ट्वीट किए, उसके बाद में चिट्ठी लिखी, और उसके बाद में मार्च में भी किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें कोरोना बताने लगे थे। जब उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, किया जा रहा है, तो उन पर हमले शुरू हो गए थे। इसी तरीके से तमाम और बहुत सारी चीजें, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लगता है कि जो व्यक्ति आपको सही बताता है, उन्होंने इकोनॉमिक भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर के बहुत कायदे से बताया कि किस तरीके से आपने सारा पैसा जो जनता की जेबों से खींचकर, लूट कर, और आपने चंद पूंजीपतियों की जेब में डाल दिया। 25 लाख करोड़ रुपया उनकी जेब में डाल दिया, और हिंदुस्तान की जनता को देने के लिए आपके पास में 10 लाख करोड़ भी नहीं। तो आप इससे समझिए, उसके वेलफेयर के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इसके लिए है, उनके माफ कर देंगे पूंजीपतियों को। इसको लेकर राहुल गांधी सदैव सवाल उठाते रहे कि आम आदमी के लिए क्यों नहीं। और उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्यों नहीं यूथ को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार पे फोकस कीजिए, लड़कियों को जो है अच्छी शिक्षा और अच्छी बराबरी के हक देने पे काम करिए, तमाम जाति का भेद मिटे, इसके लिए जातिगत रूप से सबको सशक्त बनाइए, और ऐसी स्थिति में लाइए कि कोई जात की बात ना करे, जात पात का भेद मिटना चाहिए, धर्म का भेद मिटना चाहिए, और सबको इस सिर्फ आगे बढ़ने की सोचे, खुशहाल खुद भी बने और दूसरों को भी बनाने की सोचे, नफरत के खेल में ना पड़े। तभी उन्होंने कहा मोहब्बत की दुकान खोल। उन्होंने तो इसका पूरा विजन प्रस्तुत किया कि कैसे न्याय योजना आपको, आपके घर में सबको कैसे लाभ देगी और इंडस्ट्री को भी खड़ा करेगी। ये नहीं है कि उसे खत्म कर देगी। ये राहुल गांधी का विजन। लेकिन नरेंद्र मोदी का विजन क्या है? मुझे सिर्फ चुनाव जीतना है, सत्ता हासिल रखनी है, और इसके लिए मैं कुछ और नहीं करूंगा। आपको भिखारी बनाऊंगा, आपको कंगाल बनाऊंगा, आपको नफरत में ले जाऊंगा, आपको बेरोजगार बनाऊंगा, और आपको अग्निवीर बना के खड़ा करूंगा, जिससे आप आकर के क्या करें। आप देखिए ना, राजपूत की जो करणी सेना है, उसके अध्यक्ष की हत्या करने वाला जो लड़का है नितिन, वो नितिन फौजी वास्तव में फौज से आया, और वो किस तरीके से तमाम गैंगस्टर से संपर्क में आया और उसने ये हत्या को अंजाम दिया। तो साहब, जब ये पूरी वाला फौज ये कर सकता है, तो जो अग्निवीर निकलेंगे वो आपके घरों में जाकर क्या क्या करेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास और कुछ होगा नहीं करने के। ये फैसला आपको करना है। इतना गंभीर चिंतन में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी वक्त है, बहुत वक्त है। यदि आप अभी चेत गए तो निश्चित रूप से 2024 में आप इस फांसीवादी सरकार और उसके लोगों को सबक सिखा सकेंगे, नफरती लोगों को सबक सिखा सकेंगे, और मोहब्बत की दुकान देश के हर कोने में खुलेगी, हर क्षेत्र में खुलेगी, हर जाति धर्म में खुलेगी। तो अब मोहब्बत की दुकान खोलने की दिशा में काम करना है या नफरत की, ये तो फैसला आपको करना है। जय